ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीतिक चिंतक राजा राम मोहन रॉय। ये कार्यक्रम BA राजनीति शास्त्र के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की पहली इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीतिक चिंतक राजा राम मोहन रॉय। अब प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग। नमस्कार साथियों, पिछली चर्चा में हमने राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों से आपका परिचय कराया था। आज हम जो चर्चा करेंगे वो राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों पर आधारित होगी। समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के विचार इस युग के लिए ही नहीं बल्कि आगे आने वाले कई युगों तक प्रगतिशील ही माने जाएंगे। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा दुर्दशा, जाति प्रथा, अस्पृश्यता और संक्रामक रोगों से ग्रसित और विकृत भारतीय, विशेषकर हिंदू समाज में नव चेतना का संचार कर उन्हें इन रोगों से मुक्त करने हेतु जो प्रयास किए वे बहुत ही दूरगामी परिणाम या प्रभाव डालने वाले और नव जीवन प्रदान करने वाले थे। आधुनिक युग में भारतीय समाज में जो भी सुधारवादी आंदोलन हुए उसके प्रवर्तक होने का श्रेय राजा राम मोहन राय को ही प्राप्त है। उन्होंने इस क्षेत्र में अद्भुत भूमिका का निर्वाह किया और भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों और विकृतियों के उन्मूलन की अनिवार्यता और इस दृष्टि से समाज सुधार की आवश्यकता का प्रतिपादन उन्होंने न केवल वैचारिक स्तर पर किया बल्कि परंपरावादी, रूढ़िवादी और निहित स्वार्थी सामाजिक तत्वों के गंभीर और प्रताड़ना युक्त निंदात्मक विरोध का साहसपूर्ण सामना करते हुए प्रगतिशील सामाजिक सुधारों के लिए सक्रिय और संगठित प्रयास किए। उनके नेतृत्व में चलने वाले क्रांतिकारी आंदोलन का ही परिणाम था कि जिसके प्रभाव के कारण हिंदू समाज में शताब्दियों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय और अत्याचार के अनेक पक्षों के प्रचलन को समाप्त करने के लिए तात्कालीन शासन व्यवस्था को कारगर कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनके द्वारा निर्वाह की गई प्रगतिशील भूमिका के कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागृति का प्रथम अधिवक्ता इस नाम से या आधुनिक भारत का पिता इस नाम से संबोधित किया जाता है। अब उन्होंने समाज में सुधार करने के लिए या कुप्रथाओं के ऊपर चोट करने के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, हम पहले उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा बहुत बड़ी समाज की
हमारे भारतीय समाज की कुप्रथा थी जो सदियों से हमारे समाज में चली आ रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। सती प्रथा अर्थात विधवा स्त्री को उसके पति के शव के साथ जीवित जलाने की प्रथा भारतीय हिंदू समाज की अत्यंत क्रूर, बर्बर और अमानवीय प्रथा रही है। यह प्रथा समाज में एक कलंक के समान थी। सती प्रथा यथार्थ में विधवा के हत्या का पर्याय थी। फिर भी समाज की रूढ़िवादी निहित स्वार्थी तत्व एवं धर्म के ठेकेदार उसकी सराहना कर इसे एक धर्म सम्मत कार्य घोषित कर निरंतर जारी रखने के पक्ष में थे और वे चाहते थे कि स्त्रियों की इच्छा और अनिच्छा को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। स्त्रियां केवल धर्म का पालन करते हुए सती, पतिव्रता तथा धर्मानुरागी अपने आप को घोषित कर प्रशंसा और गुणगान करते थे। वे स्त्रियों का और विधवा स्त्रियों के लिए आचरण योग्य कार्य और उदाहरण बताकर उसका अनुसरण करने के लिए लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करते थे। और इसी क्रूर प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सती प्रथा के अमानुषिक पक्ष का उन्हें चूंकि प्रत्यक्ष अनुभव था, 1811 में जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी तो रूढ़िवादी परंपरा अनुसार उनकी भाभी को बलपूर्वक भाई के शव के साथ जला दिया गया और इस घटना ने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा का घोर विरोधी बना दिया और उन्होंने इसके उन्मूलन के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने ये प्रण किया कि जब तक वे सती प्रथा का अंत नहीं कर देते या समाप्त नहीं कर देते तब तक वे शांति से नहीं बैठेंगे। और उन्होंने इस संबंध में ये घोषित किया कि विधवा नारी को स्वर्ग का प्रलोभन देकर सती के रूप में जिंदा जला देना सबसे बड़ा पाप पूर्ण कार्य है। और इसी धारणा के आधार पर राजा राम मोहन राय ने 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने तथा अन्य समाचार पत्रों में इस बर्बर प्रथा का पर्दाफाश करने के लिए अनेक लेख लिखे, सभा सोसाइटियों में भाषण दिए और उनके माध्यम से तर्क देकर सती प्रथा की समाप्ति हेतु आवश्यक वातावरण का निर्माण किया और इसे क्रूर, बर्बर और धर्म विरुद्ध साबित किया। वेद, पुराण, गीता आदि धर्म ग्रंथों में इसे धर्म के विरुद्ध बताया और स्पष्ट किया कि सती के रूप में विधवा का दाह के पीछे धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक कारण है। परिवारों को विधवाओं के भरण पोषण पर खर्च ना करना पड़े और संपत्ति में उन्हें अधिकार ना देना पड़े, इसलिए आर्थिक कारणों के कारण उसे धर्म की आड़ देकर उनका दाह कर दिया जाता था। और इसलिए उनके विभिन्न तर्कों से प्रभावित होकर उनके द्वारा आवश्यक वातावरण का निर्माण करके अथक परिश्रम के कारण 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित हो गया। फलस्वरूप सन 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानूनन इस प्रथा को अमानवीय और क्रूर प्रथा माना और इसके ऊपर रोक लगा दी। तो एक प्रथा, एक कुरीति को तो राजा राम मोहन राय ने समाप्त कर दिया। फिर दूसरी जो कुरीति थी वो थी जाति प्रथा और सामाजिक असमानता। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक दृष्टि से यह अनुभव किया कि हिंदू समाज में जाति प्रथा मनुष्य को न केवल संकीर्ण बना रही है बल्कि सामाजिक असमानता को भी जन्म दे रही है और जिसके कारण सामाजिक प्रगति में जो आवश्यक सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। यह जाति आधारित मनुष्य के मध्य
ऊंच नीच, कुलीन अकुलीन, स्पृश्य अस्पृश्य की भावना जागृत करती है और समाज में एक नहीं बल्कि विभिन्न भागों में उसको बांट देती है। अतः उन्होंने ये अनुभव किया कि ये सारी जो भावना है वह प्रगति विरोधी है और इसका उन्मूलन अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सामाजिकता या सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए जाति प्रथा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि मनुष्य की श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके कार्यों और चरित्र के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया ताकि जाति प्रथा को इस कलंक से मुक्त कर दिया जाए और प्रगति के मार्ग की ओर हम अग्रसर हो सके। उन्होंने 1829 में ये मत व्यक्त किया था कि यह मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हिंदुओं में वर्तमान धर्म जाति व्यवस्था ऐसी है जिनसे उनके राजनीतिक हितों की पूर्ति में सहायता नहीं मिल पाती है। उनके मध्य अनेक विभाजन और उपविभाजन को जन्म देने वाली जाति प्रथा ने उनको राजनीतिक दृष्टि से पूरी तरह से खोखला कर दिया है तथा अगणित धार्मिक और जातीय कुसंस्कारों और कर्मकांडों ने उनको और भी अधिक कठिन और साहसपूर्ण कार्य करने के अयोग्य सिद्ध कर दिया है। मेरे विचार से यह आवश्यक है कि उनके राजनैतिक और सामाजिक उत्थान के लिए उनके धार्मिक और जातीय संस्कारों में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। राय का यह कथन सिद्ध करता है कि समाज के राजनैतिक उत्थान के लिए सामाजिक उत्थान जरूरी है। यही बात राय के बाद आने वाले समाज सुधारकों ने अनुभव की और इसी आधार पर राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन को आवश्यक मानकर इसमें उन्होंने जागृति उत्पन्न करने की चेष्टा की। ये तो जाति प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई। बाद में उन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय समाज में स्त्रियों पर भी बहुत अधिक अत्याचार होते हैं, स्त्रियों की दुर्दशा हो रही है। इसलिए उन्होंने स्त्री दशा सुधार की दिशा में काम करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि स्त्रियों की व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्थितियां बड़ी खराब थी, शोचनीय थी। पुरुष दास्ता के बोझ तले दबी स्त्री को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश करते थे। विधवा स्त्री तो साक्षात दुखों की प्रतिमा थी। राय ने स्त्री को इस दशा से मुक्त करने के लिए स्त्री पुरुष समानता के ऊपर बल दिया। उन्होंने बताया कि अधिकारों की दृष्टि से स्त्री और पुरुष दोनों समान होते हैं और साथ ही शिक्षा और आर्थिक दृष्टि में भी दोनों को आत्मनिर्भरता मिलनी चाहिए। उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि स्त्रियों को समाज में सम्मानपूर्ण और उचित स्थान प्रदान किए बिना किसी देश का विकास या समाज का उत्थान संभव नहीं होता। इसलिए सबसे पहले पुरुषों को स्त्री को हीन समझने वाली भावना को खत्म करना होगा और स्त्रियों को सभी जगह समान अवसर प्रदान करना होगा। उनके बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखना होगा और प्राचीन विदुषी भारतीय नालियों वाली लीलावती, गार्गी, मैत्री, जिनको कि उस प्राचीन काल में भी समान अवसर मिले थे, वैसे ही अवसर इस युग में भी मिलना चाहिए। उनकी यह मान्यता थी कि सुशिक्षित और उन्नत व्यक्तित्व की धनी नारियों से स्वयं समाज लाभान्वित होता ही है और देश की भी उन्नति होती है। कालिदास के समान पुरुष भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का विकास करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर पति की संपत्ति में उत्तराधिकार के नियम का समर्थन किया और 1822 में उत्तराधिकार के विद्यमान हिंदू नियम के अनुसार नारी के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण नामक एक निबंध लिखा, जिसमें नारद,
कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति, व्यास और कौटिल्य आदि विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों का हवाला देते हुए ये सिद्ध किया कि प्राचीन भारत के समस्त विधि शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में स्त्रियों को पति की संपत्ति का अधिकारी माना जाता था। इसी तरह स्त्रियों की दशा में और सुधार करने के लिए उन्होंने पुरुषों के बहुविवाह का विरोध किया। पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले बहुविवाह के कारण स्त्रियों के प्रति घोर अन्याय होता है और इसे उन्होंने अपराध की संज्ञा दी और इस तरह के प्रावधान की मांग की कि कोई भी हिंदू पुरुष बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा से पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह ना कर सके। तो आप देखिए कि स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, सती प्रथा का अंत करने के लिए, जाति प्रथा का अंत करने के लिए उन्होंने कितने अधिक कार्य किए। मैंने आपको पहले चर्चा में बताया था कि वे अंधविश्वास, रूढ़िवादिता पे भरोसा नहीं करते थे, जिसके कारण उनके माता पिता उनसे नाराज हो गए थे और उनको घर छोड़कर जाना पड़ा था। और इसी रूढ़िवादिता और संकीर्णता का उन्होंने विरोध किया है। राजा राम मोहन राय अपने प्रगतिशील और आधुनिक दृष्टिकोण के कारण हर तरह की रूढ़िवादिता और संकीर्णता का घोर विरोध करते थे। वे चाहते थे कि हर एक परंपरा और दृष्टिकोण को विवेक और विज्ञान के आधार पर ही लाभ और हानि का विचार करके अपनाया जाए। उनका यह स्पष्ट मत था कि भारतीय समाज में बहुत सारी ऐसी परंपराएं प्रचलित हैं जो अपना मूल्य खोकर रूढ़ियों में परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन आज भी उनको समाज में मान्यता प्राप्त है और लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। फलतः समाज का विकास होने के स्थान पर उसका पतन हो रहा है, क्योंकि ऐसी सड़ी गली परंपरा का पालन करेंगे तो समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। और यह तर्क और व्यवहारिक दृष्टि से भी मान्य किए जाने योग्य नहीं है या कोई उनका औचित्य नहीं है। और सामाजिक और राजनैतिक और वैयक्तिक तीनों हितों में इसका त्यागा जाना ही उचित है। यानी राजा राम मोहन राय समाज की सड़ी गली परंपराओं को त्यजने के पक्ष में थे और वो धर्म, जाति या अन्य आधारों में व्यवहार में लाई जाने वाली जितनी भी विभिन्न प्रकार की संकीर्णताएं उसके भी कटु आलोचक थे। और वे चाहते थे कि सभी भारतीय खुले मस्तिष्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर उसका त्याग करे, चाहे वो प्रथा देशी हो अथवा विदेशी, और उन्हें अपना दृष्टिकोण हमेशा खुला रखना चाहिए। और इसी मानवतावादी विचारों से प्रभावित होकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके संबंध में मत व्यक्त करते हुए लिखा था कि अपने समय के राजा राम मोहन राय अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के मूल्य और महत्व को भली भांति जाना पहचाना था। उन्होंने ये जाना कि मानव सभ्यता का आदर्श एकांत स्वतंत्रता से नहीं वरन लोगों और राष्ट्रों के मध्य बंधुत्व, पारस्परिक सहयोग से ही निहित है। उनका प्रयास लोगों में ऐसी चेतना का विकास करना था ताकि स्वयं के सांस्कृतिक व्यक्तित्व के प्रति लोग सचेत हो तथा अपनी सभ्यता की श्रेष्ठता को समझ सके और आपस में सहयोग रखे और अन्य श्रेष्ठ सभ्यताओं के मूल्यों को अपनाने के लिए भी आग्रहशील रहें। इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा और स्त्रियों की दुर्दशा आदि के ऊपर, परंपराओं के ऊपर, कुरीतियों के ऊपर प्रहार किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए काफी प्रयास किए। अब उनका क्या योगदान हमारे समाज में है या उन्होंने क्या हमको योग दिया है, सहयोग दिया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब निश्चित रूप से उनका योगदान जो है वो एक दूरदर्शी और उच्च कोटि के बौद्धिक चरित्र के व्यक्ति थे। उनका
अपना व्यक्तित्व था, उनका कृतित्व था, और उसी के आधार में वे भारत में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में नव जागरण लाना चाहते थे। और उनके इस परिश्रम के कारण ही भारतीय इतिहास के विद्वानों द्वारा उन्हें भारतीय नव जागरण का अग्रदूत ऐसा कहकर पुकारा गया, जो कि वास्तविकता से काफी अनुकूल है। उनके लिए यह सभी जो संबोधन दिए गए हैं वो उनके ऊपर सूट करते हैं या उनके अनुकूल हैं। अब कौन कौन से उन्होंने काम किए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धर्म सुधार और सभी धर्मों की एकता पर उन्होंने बल दिया। वे मानते ही नहीं थे कि धर्म अलग अलग है, वो मानते हैं कि ईश्वर एक है और सभी को एकेश्वरवाद का वो संदेश देते थे। इसीलिए उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और उन्होंने ये बताया कि ईश्वर एक है, अद्वैत है, निराकार है, शाश्वत है, अज्ञेय है, नित्य है और इसी आधार पर उसकी पूजा की जानी चाहिए। मुंडे, पुरोहित, पंडे, मुल्ला, मौलवी आदि दलालों के या बिचौलियों की किसी को भी आवश्यकता नहीं होगी। और इसी आधार पर उन्होंने बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा को निषेध ही नहीं किया, बल्कि व्यर्थ का जो आडंबर है, पाखंड है, धार्मिक अनाचार है, इसका खंडन भी किया। और उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा केवल पंडे पादरियों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम और कर्मकांड है, जिसका उद्देश्य धर्म के नाम पर लोगों को ठगना है और मूर्ख बनाना है। और मूर्ति पूजा लोगों में आपसी भेदभाव, द्वेष की भावना उत्पन्न कर देती है, व्यक्ति को असहिष्णु बना देती है। और उन्होंने वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता का संदर्भ देते हुए यह सिद्ध किया कि किसी प्रकार से सच्चे धार्मिक अनुष्ठान में कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। और मूर्ति पूजा उन्हें इसलिए बुरी लगती थी या अनुचित लगती थी क्योंकि उसमें बुद्धि और विवेक और मुक्ति आदि की कसौटी पर उसे कसा नहीं जा सकता था। मूर्तियों का श्रृंगार करना, भोग लगाना, पूजा अर्चना करना धार्मिक मिथ्याचार का प्रतीक मानते थे और इसीलिए उन्होंने ये सारी परंपराओं का खंडन किया। और वो कहते हैं कि पूरा ईश्वर एक है और जितने भी सुधारवादी हिंदू है उन्हें हिंदू मुसलमान और मुसलमान और ईसाई और उन्हें ईसाई मानते थे। यानी एक जाति के लोग उनको दूसरा, दूसरे उनको तीसरा मानते थे। मतलब राजा राम मोहन राय सच्चे रूप से धर्म को जोड़ने वाले व्यक्ति थे, ना कि तोड़ने वाले। वो कहते हैं धर्म मनुष्य को मनुष्य से दूर ले जाता है और केवल एक तत्व है एकता, जो मनुष्य को एक सूत्र में बांध देता है। ये उनका योगदान है। और समाज सुधार के भी वे प्रणेता है, क्योंकि उनके ही समाज सुधारवादी आंदोलन से प्रेरित होकर समाज में जितनी भी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उसको दूर करने के लिए आंदोलन हुए, नव जागरण का अलख बजाया गया और सब ने ये मान लिया कि जब तक इन विकृतियों को, इन कुरीतियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक हमारे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। और जो कुछ अड़चने थी उसका सब लोगों ने खुलकर विरोध किया। और तीसरा जो उनका योगदान है वो जाति प्रथा का योगदान आप सामाजिक विचारों में पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि राष्ट्र की या सुधारवादी मार्ग के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा या व्यवधान जाति प्रथा थी और ये एक तर्कहीन व्यवस्था थी जो मनुष्य को गुलाम बनाती थी। और इसके उन्मूलन पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने कहा मनुष्य की पहचान जाति से नहीं बल्कि कर्म से और उसके कार्यों से होनी चाहिए और उसी आधार पर उसे कुलीन अकुलीन ठहराया जाना चाहिए। क्योंकि जाति प्रथा है, इसके कारण उसके साथ अंधविश्वास भी जुड़ जाते हैं, पाखंड भी जुड़ जाती हैं, संकीर्णताएं भी जुड़ जाती है और उसके कारण मनुष्य की बुद्धि पर, विवेक पर, उदारता के ऊपर ताला लग जाता है। मनुष्य कूप मुंडुकता में घूमता रहता है, उससे मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले अगर उसे मुक्त करना है तो जाति प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा। साथ ही स्त्रियों की दशा में भी सुधार करना पड़ेगा।
सामाजिक रूप से उन्हें एक करना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने बहु विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का उन्मूलन किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारी राजा राम मोहन राय के युग में बहुत अधिक बच्चे समाप्त हो जाते थे, जिसके कारण विधवाओं की संख्या बढ़ती चली जा रही थी और उन्हें काफी अवमानना का और अन्याय का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि विधवाओं का भी विवाह होना चाहिए, उनको भी विवाह करने का अवसर मिलना चाहिए, स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, संपत्ति में स्त्रियों को अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्रियों की दुर्दशा के ऊपर उन्होंने काफी विचार व्यक्त किए, उसको सुधारने के लिए उन्होंने खूब प्रयास किए और उनका कार्यक्षेत्र केवल समाज सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अधिक परिवर्तन किए और वे मानते थे कि ब्रिटिश लोग बने रहे लेकिन काम अधिक से अधिक भारतीयों के द्वारा किया जाए। वे भारतीयकरण करना चाहते थे ताकि भारतीय लोग ज्ञान प्राप्त करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर उन्होंने जोर दिया, जूरी प्रथा को स्थापित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय महान शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत का विकास इसी पद्धति से संभव है। केवल संस्कृत की शिक्षा प्रदान कर देने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होता, उसके साथ साथ उसे भौतिक, रसायन, ज्योतिष, गणित, व्याकरण आदि के साथ साथ अंग्रेजी और साहित्य की शिक्षा भी ग्रहण करनी होगी। और इसीलिए उन्होंने 1819 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। फिर आर्थिक सुधार संबंधी योगदान भी उन्होंने दिया है कि राजनीतिक व्यवस्था में ही नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था में भी वे सुधार करना चाहते थे। वे किसी एक विशेष विचारधारा से नहीं बंधे थे और उनके द्वारा की जाने वाली आर्थिक सुधारों की जो मांग थी, उसका जो लक्ष्य था विशेष रूप से कृषक वर्ग था, जो कि जमींदारों के द्वारा किए गए अत्याचारों से पीड़ित था। इसलिए वे सामंतवाद के प्रभाव से कृषकों को मुक्त करना चाहते थे। फिर अंतर्राष्ट्रीयतावाद और मानवतावाद के भी समर्थक थे। वसुधैव कुटुंबकम का उन्होंने पूर्ण उनकी आस्था थी, पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानते थे और प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर भी उन्होंने काफी जोर दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनका काफी योगदान था और भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी हम उनको जानते हैं। तो जितना हमने पढ़ा उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के द्वारा धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में गुलामी के अंधकार के गर्त में डूबे हुए भारतीय राष्ट्र की अनुपम और अकथनीय सेवा की। वे वास्तविक दृष्टि से भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, जनक थे। उनके समय में भारत एक ऐसे समय से गुजर रहा था जब सारे लोग सामाजिक रूढ़ियों से ग्रस्त थे और उन्होंने इनको हटाया, उनके लिए लोहा लिया। कई लोग उस समय हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपना रहे थे। राजा राम मोहन राय ने सबसे लोहा लिया। उन्होंने जहां एक तरफ हिंदू समाज को उनकी कुरीतियों, विकृतियों और अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई धर्म के विस्तार को रोकने, ईसाई धर्माचार्यों द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध असत्य प्रचार को थामने और हिंदुओं को उनकी प्राचीन संस्कृति की श्रेष्ठता से परिचित कराने का भी उन्होंने अथक प्रयास किया। भारतीय पुनर्जागरण का यही संदेश था जो उन्होंने देश के कोने कोने तक पहुंचाया। ब्रह्म समाज की स्थापना की
और ये भी उनका एक भगीरथ प्रयास था जिसके माध्यम से भारत को पुनर्जागरण का संदेश दिया, जन जन में इसे प्रेषित कर नवीन चेतना की मशाल जलाई ताकि आगे आने वाले समाज सुधारक उसी मशाल को आगे लेकर चलते रहे हैं और उसी के आधार में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसीलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक या अग्रदूत के नाम से संबोधित किया जाता है। अब ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। तो राजा राम मोहन राय एक अत्यंत दूरदर्शी बौद्धिक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में नव जागरण का शंख फूका। ब्रिटेन स्थित श्री राय की समाधि पर अंकित ये शब्द हमें सच्चे लगते हैं और उनके चरित्र को प्रस्तुत करते हैं कि इस पत्थर के नीचे राजा राम मोहन राय के अवशेष विश्राम करते हैं। वे ईश्वरत्व की एकता में सच्चा और दृढ़ विश्वास रखते थे। फलतः उन्होंने संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने जीवन को केवल ईश्वर की उपासना में समर्पित कर दिया। अपनी महान स्वाभाविक प्रतिभा के साथ साथ उनका विभिन्न भाषाओं पर भी पूरा अधिकार था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही विशिष्टता प्राप्त कर ली थी। भारत के लोगों के सामाजिक, नैतिक, भौतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए। मूर्ति पूजा और सती प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने बहुत अधिक काम किए और हम सारे देशवासी उन्हें याद रखेंगे और हम उन पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। तो साथियों, राजा राम मोहन राय के आपने राजनीतिक विचार देखे, सुने और सामाजिक विचार भी सुने। निश्चित रूप से आगे आने वाले परीक्षा में आपको विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से इसको हल करने में आप सफल होंगे। कभी ये भी आ सकता है कि राजा राम मोहन राय के प्रेस के ऊपर विचार लिखिए या राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए या उनके सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए, या ये भी हो सकता है कि स्त्रियों की दशा में जो उन्होंने परिवर्तन करने के लिए प्रयास किए उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं। तो स्त्रियों की दशा, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, न्याय प्रणाली, राजस्व पर आज हमने राजा राम मोहन राय के विचारों से आपको अवगत कराया। आशा है कि इससे आपको अवश्य लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीतिक चिंतक राजा राम मोहन रॉय। अभी आपने इसका दूसरा भाग सुना। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थी डॉक्टर वर्षा सागोरकर। निवेदिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।